चलो फिर आगे देखते हैं अपन। परमानेंट अकाउंट नंबर बहुत सुना होगा आपने, है ना, हजारों बार ऑफिस में ये निकाला होगा आपने प्रैक्टिकली, पैन नंबर ऑफ योर क्लाइंट्स, राइट। तो इसको देख लेते हैं थियरी में क्या कहता है, प्रैक्टिकल में तो सबको मालूम है। तो इसमें दो पार्ट्स है। इस पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता सी फाइनल एग्जाम में, लेकिन कभी एक आध बार आ भी सकता है, यू नेवर नो। तो इसे देख लेते हैं। तो दो पार्ट्स है, एक तो पैन नंबर किन किन लोगों ने लेना है, वो एक पार्ट है, हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन। एंड नंबर टू इज वेयर डू यू हैव टू कोट। पैन नंबर ले लिया तो फिर कहाँ कहाँ पे उसको कोट करना है कंपल्सरीली। तो ऐसे दो इश्यूज है, लेट्स सी। तो फर्स्ट पार्ट इज हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन। तो सबसेक्शन 1 उसमें कहता है कि एवरी पर्सन इफ हिज टोटल इनकम or the total income of any other person in respect of which he is assessable, यानी रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो एक तो है टोटल इनकम आपका खुद का, एक सेकेंड, हाँ, तो एक तो है टोटल इनकम आपका खुद का, या फिर टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी। ये हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो आपके माइनर चाइल्ड के लिए, या कोई नॉन रेसिडेंट के लिए, या कोई ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हो वगैरह वगैरह, तो उसमें आप असेसेबल हो तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर exceeded the total income exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax in a basic exemption limit. So if the total income exceeds the basic exemption limit, then you have to obtain your PAN number. Simple. Number 2, person who is carrying on any business or profession, यानी आपकी इनकम तो मान लो कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है, आपका एक पान ठेला है, आप चाय वाले हो, आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जामिशन से कम है, लेकिन जो सेल्स है आपका, आजकल पान और चाय के सेल तो सबसे ज्यादा होते हैं, दे आर बिग बिलियनर्स। एनीवे, पोहे वाले, चाय वाले, वड़ा पाव बेचने वाले, ये सब मालूम है ज्यादा कमा रहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बेकार आप पढ़ाई कर रहे सीए का, छोड़ो, चाय का ठेला डालो, क्या भरोसा आप कल पीएम भी बन सकते हैं, यू नेवर नो, यू कैन, स्काई इज द लिमिट। ये इंसान की सोच ही गलत है कि अपन चाय ठेला पान ठेला डालेंगे तो हमारी कोई औकात नहीं होगी, बिल्कुल सोच गलत है मेरे हिसाब से। तो इनफैक्ट आपको बताऊँ, मेरा तो प्लान था जब मैं सीए में था और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बनूंगा, तो उस वक्त मेरा ये सब प्लानिंग में थे, चाय का बिजनेस, इवन पंचर की दुकान, वो पंचर बनाने वाले होते हैं ना, वो भी, उसका पूरा मैंने केस स्टडी बना लिया था कि सीए नहीं बना तो वो चालू कर दूंगा, और रोज़ सुबह 10 रुपए के नेल्स खीले जो होते हैं वो ख़रीदूंगा, और कुछ रोड के उस तरफ कुछ रोड के इस तरफ इन्वेस्टमेंट करने का, और फिर धंधा चालू अपना, दिन भर मस्त है। बैड थॉट ना। एनीवे, चलो काम की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है कोई भी टाइप का, और आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम भी है, लेकिन आपका जो टर्नओवर है, सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो है आपकी, वो 5 लाख से ऊपर है या होने वाली है, आर और लाइकली, दे आर ऑलरेडी अबव 5 lakhs और आर लाइकली टू एक्सीड 5 lakhs इन द प्रीवियस ईयर, तो फिर आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो एक है बेसिक टोटल इनकम अबव बेसिक एग्जामिशन लिमिट, यानी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख के ऊपर हो गया। नंबर 2 कि वो तो कम है, लेकिन अपना टर्नओवर अगर 5 लाख से ऊपर हो गया, या हमारे बिजनेस के ग्रॉस रिसीट्स अगर 5 लाख के ऊपर हो गए, तो हमको पैन नंबर लेना पड़ेगा। नंबर 3, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिनको 139(4)A में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, देखा था मैंने, उनको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना जरूरी है, पैन नंबर। Then being an employer who is required to furnish return of fringe benefits, ये तो खत्म हो गया, रिटर्न ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक हुआ करता था, बीच में आया था, फिर वो खत्म हो चुका है, तो ये जो क्लॉज है इसका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है, इट इज अ डेड क्लॉज।
अभी नहीं है, देयर इज नो फ्रिंज बेनिफिट राइट नाउ। चिदम्बरम लाए थे बीच में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स करके, फिर हटा दिया था उसको। खैर, फिर उसके बाद है बीइंग अ रेसिडेंट। बीइंग अ रेसिडेंट, रेसिडेंट, हाँ, ये वाला क्लॉज सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा, यानी कि इट कैन इंक्लूड एचयूएफ, इट कैन इंक्लूड कंपनी, इट कैन इंक्लूड फर्म्स, एओपी, बीओआईज एक्सेट्रा, एजेपीज। यानी 7 लोग हैं, 7 में से इंडिविजुअल को छोड़ दो तो बाकी 6 लोग इसमें कवर होंगे। विच एंटर्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन अमाउंट aggregating to 2.5 lakh rupees or more in a financial year। 2.5 लाख से ऊपर के अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इस साल में, इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल के अलावा, यानी कि आप फर्म हो या कंपनी हो बेसिकली, और आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है एग्रीगेटिंग 2.5 लाख रुपीज। अब 2.5 लाख रुपए एग्रीगेट में, हाँ, एक ट्रांजैक्शन 2.5 लाख के ऊपर नहीं, एग्रीगेटिंग, यानी आपके 50 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, एग्रीगेटिंग अगर 2.5 लाख रुपए हो गए साल भर में, जो कि ऑब्वियसली होना ही है। कौन ऐसा फर्म या कंपनी है जिसके 2.5 लाख से कम के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको भी पैन नंबर लेना कंपलसरी। इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी फर्म्स आपने बनाए, एओपी बनाए, कोई भी बिजनेस एंटिटी क्रिएट किया, तो पैन नंबर तो लेना ही पड़ता है। एंड हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये इसी से रिलेटेड है। यहाँ जो ये कंपनी या फर्म है या जो बने हैं ये एचयूएफ वगैरह, तो ये कंपनी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। कौन सी कंपनी के? जिसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर हो गए हैं साल में, तो कंपनी को भी पैन लेना है। और उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, या ऐसी फर्म के जो पार्टनर्स होंगे, या ऐसे ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज होंगे, अगर यहाँ ट्रस्ट है तो, या ऑथर ऑफ दैट ट्रस्ट, या फाउंडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, या एचयूएफ है तो उसका कर्ता, या एओपी वगैरह है तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बेरर। ऑफिस बेरर भी कवर्ड है, जो मैनेजर्स वगैरह हम बना के रखते हैं ना, ऑफिस बेरर्स ऑफ दैट पर्सन रिफर टू अंडर क्लॉज 5। और एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन रिफर टू अंडर क्लॉज 5। यानी इनमें इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, तो उन लोगों को भी पैन नंबर लेना पड़ेगा। बहुत वाइड। इनफैक्ट आज की तारीख में तो ऐसा है, ये सब लॉ में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली हर इंसान को पैन लेना ज़रूरी है। क्योंकि बैंक अकाउंट खोलना है तो वहाँ जाके पैन लिखना पड़ता है, ये खोलना है तो वहाँ पैन, यहाँ पैन, वहाँ पैन, इतनी जगह पान थूकना पड़ता है कि पान खाना तो पड़ेगा ही नहीं यार, ऐसा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इतने सारे लोगों को पैन लेना है। फिर नंबर 2 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस by whom tax is payable under this act or any tax or duty is payable under any other law for the time being in force and such person shall apply to AO for allotment of PAN। तो ये बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा क्लास ऑफ पर्संस के जिनसे टैक्स पेएबल है। ये एक्ट में तो पेएबल है तो ऑटोमेटिकली उसका पैन आ ही जाएगा। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनी टैक्स और ड्यूटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जीएसटी। अगर आपको जीएसटी पेएबल है तो आपको पैन तो लेना ही पड़ेगा। सब जानते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए पहले पैन लाना पड़ता है। पैन सबमिट करो तभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको पहले पैन लेना ही पड़ेगा, इवन दो योर इनकम में भी निल। ठीक है, लेकिन जीएसटी में आप टैक्सेबल हो और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसमें पैन नंबर तो लगेगा ना, क्योंकि पैन नंबर के बेसिस पे ही GSTIN जो होता है वो जनरेट होता है। तो ऐसे है, पहले सर्विस टैक्स एक्साइज हुआ करते थे तो उसमें भी यही पॉइंट था, सर्विस टैक्स नंबर, एक्साइज नंबर जो आपको मिलता था वो पैन के ऊपर ही बेस होता था। अभी आजकल जीएसटी है तो वो उसमें एग्जाम्पल में लिख दो। फिर थर्ड नंबर पे कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द
sorry, useful for or relevant for the purposes of this act, by notification in the official gazette specify any class or classes of persons who shall apply to the assessing officer for allotment of PAN. अब ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक सेक्शन अपन आगे चल के भी पढ़ेंगे, 285B करके है, जिसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फंडा है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, और बाकी तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, और जितने भी जहाँ जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उन सबको उन्होंने स्पेसिफाई किया है एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए। तो उन सबको एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को हर साल, कि किन किन लोगों ने एक अमाउंट के ऊपर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो सबकी लिमिट अलग अलग है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है। तो जिन लोगों ने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एक साल के अंदर, उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट के पास। लाइक इफ यू इन्वेस्ट मोर देन 1 लाख इन वन म्यूचुअल फंड स्कीम, योर नेम विल बी सेंट टू द गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड विल सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट स्पेसिफाइंग योर नेम, और आपके नाम के साथ आपका पैन नंबर भी होगा। तो दे विल कलेक्ट पैन नंबर फ्रॉम यू एंड देन डिस्क्लोज इट देयर। तो ऐसा है। तो पैन नंबर वहाँ भी लगता है, इन्वेस्टर का तो लगता ही लगता है, लेकिन जो वो पर्सन है जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, उसको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन सबमिट करने की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। सो दैट पर्सन ऑल्सो हैज टू ऑब्टेन पैन नंबर। फिर फोर्थ में लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब मे अलॉट अ पैन टू एनी अदर पर्सन। तो ये एओ के पास भी पावर है, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा बहुत सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स ये वो, और फिर अगर जिन्होंने ये सब किया है तो एओ उनको पैन नंबर ऑटोमेटिकली अलॉट कर देगा। मे अलॉट अ पैन टू एनी अदर पर्सन वेदर एनी टैक्स इज पेएबल बाय हिम और नॉट इन द मैनर एंड इन अकॉर्डिंग विद प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो तो लिखा ही रहता है। और उसके अलावा लिखा है कि एनी पर्सन नॉट फॉलिंग इन अंडर एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस मे ऑल्सो अप्लाई टू एओ फॉर पैन। दिस इज वॉलंटरी पैन। ऊपर जो थे वो कंपलसरी थे, ये वॉलंटरी है, कि जो यहाँ स्पेसिफाई नहीं है वो भी अपना पैन नंबर ले सकता है। लेकिन जैसे आजकल बच्चों का पैन नंबर निकाल लेते हैं अपन, है ना। बच्चा पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बनाना, पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई कर दो। जोक था, डोंट वरी। एंड एओ मे अलॉट द पैन टू सच पर्सन फोर्थविथ। ठीक है। सो पैन नंबर इज बेसिकली कंपलसरी फॉर एवरीवन, और अगर आप कंपलसरी में नहीं भी हो तो भी आपको इतनी परेशानी होगी सब जगह लाइफ में कि पैन नंबर निकालना अच्छा ही होता है। तो यू गो एंड ऑब्टेन अ वॉलंटरी पैन नंबर। तो यहां तक जो थे फर्स्ट 5 सबसेक्शंस, दीज वर फॉर ऑब्टेनिंग पैन नंबर, यानी यहां आपने पान खाया, ठीक है। अब पान खा ही लिया है तो इसको थूकना भी पड़ेगा। इंडिया है, इंडिया में पान थूकना जरूरी है। तो वो कहां कहां आपको पान थूकना है वो अपन देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 यानी सबसेक्शन 6 से चालू होते हैं कोटिंग पैन नंबर। तो यहां पे उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर डज एन एसएससी हैव टू कोट हिज पैन नंबर। लेकिन जैसे मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, दिस इज फॉर जनरल नॉलेज सेक। चलो देखते हैं। एवरी पर्सन शैल कोट सच नंबर इन ऑल हिज रिटर्न्स करस्पॉन्डेंसेस विथ इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो भी रिटर्न्स आप फाइल करेंगे और जो भी करस्पॉन्डेंसेस आपके होंगे, लेटरबाजी, उसमें आपको पैन नंबर कोड करना है। देन कोड सच नंबर इन ऑल चालान्स फॉर पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट। जो चालान्स आप पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान, एडवांस टैक्स का चालान, टीडीएस भरने का चालान, तो वो सब में आपको पैन नंबर कोड करना है। टीडीएस में सामने वाले का टैन नंबर भी रहता है, उसमें टैन नंबर जो रहता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, वो भी कोड करना पड़ता है। Then quote such number in all documents pertaining to such transactions as may be prescribed by the board. बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि उन्होंने हजारों ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उसको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, तो वहाँ पर अपने को कोड करना पड़ता है। जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना है तो पैन नंबर कोड करो, गाड़ी खरीदनी है तो पैन नंबर कोड करो, और ऐसे बहुत सारे।
Then intimate the assessing officer any change in his address or in the address, name and nature of his business on the basis of which the PAN was allotted to him. ये भी है, अगर सपोज कि अपन ने कोई चेंज किए, एड्रेस में चेंज हो गया हमारे, हम सिटी से दूसरी सिटी चले गए, तो पैन नंबर में जो अपना पुराना एड्रेस है उसको चेंज करवाना पड़ेगा. फिर नाम चेंज हो गया, खास करके जो शादी के बाद होता है, लड़कियों का नाम चेंज होता है, उसमें पैन नंबर चेंज करवाना पड़ता है. या आपने भी अपना नाम बदल लिया, फारूक हक ने अपना नाम बदल दिया मुकेश गुप्ता तो उसको भी चेंज करवाना पड़ेगा. या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया. Then every person receiving any sum or income or amount from which tax has been deducted under the provisions of chapter 17b shall intimate his PAN to the person responsible for deducting such tax. TDS में जो डिडक्टीज होते हैं उनको पान खाकर डिडक्टर के ऊपर थूकना पड़ता है. ये TDS के चैप्टर में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने कंपनी को सर्विस दी, रिलायंस को मैंने सर्विस दी एज एन ऑडिटर. वैसे रिलायंस का तो ऑडिट मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास शेयर होल्डिंग है ना 26%, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता. लेकिन ऐसी एग्जांपल में मान लो कि मैं कर रहा हूँ, तो रिलायंस जब मुझे पेमेंट करेंगे ऑडिट फीस का, तो मेरा TDS काटेगा ना, प्रोफेशनल का TDS कटता है 194J के अंदर. तो उसमें ऐसा है कि अगर मैं मेरा पैन नंबर उनको डिस्क्लोज करूंगा, CA अपना पैन नंबर कंपनी को डिस्क्लोज करेगा, यानी कंपनी पे थूकेगा, तो कंपनी उसका नॉर्मल रेट से TDS काटेगी 10%, 10, 5, 2 ऐसे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग परसेंटेजेस है, उस पर कटेगा. लेकिन अगर मैंने कंपनी को पैन नंबर कोड नहीं किया, मैंने पान उन पे नहीं थूका, तो फिर वो TDS काटेंगे 20% से 20% से. तो TDS का रेट बढ़ जाता है 20% या नॉर्मल TDS रेट विच एवर इज हायर, ऐसा हो जाता है. तो अगर नॉर्मल TDS रेट 20 से कम है तो 20% से TDS कटेगा. तो इसलिए बेहतरी किस में है, फायदा किस में है कि पान खाओ और पान थूको. करेक्ट. देन एवरी, और इसमें TCS में भी ऐसा ही है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन TCS में भी ऐसा ही है. TCS में भी जो जिसका मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ, यानी मैं आपका अगर टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, तो आप उसमें TCS में आपको अगर मालूम होगा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो अच्छा है, सेलर बायर का टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, उसको TCS कहते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. नहीं मालूम तो घबराओ मत, TCS के चैप्टर में समझ में आ जाएगा. तो उसमें भी आप जो है, आप मेरे को आपका पैन नंबर डिस्क्लोज करेंगे. The next point is where any sum or income or amount has been paid after deducting tax under 17b, chapter 17b यानी TDS का chapter. Every person deducting tax under this chapter shall quote the PAN of the person to whom such sum or income has been paid by him. यानी देखो TDS में आपका काट रहा हूँ, आपने आपका पैन मेरे को दिया, आपने पैन थूका ना मेरे पे, तो आपका जो पैन है अब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखूंगा. कौन से? एक तो स्टेटमेंट्स जो हम फर्निश करेंगे 192(2)(c) के अंदर, ये सैलरी का जो TDS होता है उसका एक स्टेटमेंट जाता है उसके अंदर. देन इन ऑल सर्टिफिकेट्स फर्निश्ड, सर्टिफिकेट जो TDS सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं उसके अंदर, जो मैं आपको दूंगा, TDS आपका काटा तो आपको सर्टिफिकेट बना के दूंगा ना, तो उसके अंदर. फिर जो रिटर्न्स हम सबमिट करेंगे TDS रिटर्न्स डिपार्टमेंट में, उसमें भी आपका नाम और उसके सामने आपका पैन नंबर डिस्क्लोज होगा. एंड ऑल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर 200 सबसेक्शन 3. तो ये जो सेक्शंस है ये अपन वक्त आने पर पढ़ेंगे. नॉर्मल TDS क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो जाते हैं वो ये है. Then provided further that nothing contained in above two cases shall apply in case of a person whose total income is not chargeable to income tax. यानी अगर सपोज कि आपको मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आपका TDS काटना है मेरे को, लेकिन आपकी इनकम अगर चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं है, और हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन PAN under the provisions of this act
If such person furnishes to the person responsible for deducting tax a declaration referred to in section 197A in form 15G to the effect that the tax on his estimated total income for the previous year will be nil. ये फॉर्म 15G होता है ना, सुना होगा आपने, इंटरेस्ट वगैरह में लगता है. यानी मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला हूँ और आपने मेरे को फॉर्म 15G भर के दिया है जिसमें आपने लिखा है कि योर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, सो डोंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. नॉन टीडीएस का ये एक वो रहता है फॉर्म 15G, डोंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. तो अगर जैसे मैं बैंक हूँ, मेरे को आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपने 15G सबमिट किया है, तो आप कह ही रहे ना कि यू आर नॉट लाइबल टू टैक्स, और आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे ही है, आज तक कभी ऊपर नहीं गई, तो आपके पास पैन नंबर होगा ही नहीं, तो उस केस में चलेगा. तो वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव एक डिक्लेरेशन रहता है, वो फिर आपको देना पड़ता है. फिर पैन नंबर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है 9, 10 ये टीसीएस के पॉइंट्स है. तो 206C में टीसीएस जो कलेक्ट होता है, तो वहां भी सेम पॉइंट है कि मैं आपका अगर टीसीएस कलेक्ट कर रहा हूं तो आप जो है यू आर द बायर या लाइसेंसी और लेसी. लाइसेंसी या लेसीज, जैसे मैंने आपको कोई लाइसेंस दिया है टू माइन सम गुड्स, सम मैंगनीज या जो भी, तो वो माइनिंग राइट्स के बदले में तुमसे जो मैं लीज रेंटल लेता हूँ या लाइसेंस फीस, उससे टीसीएस कलेक्ट करता हूँ उसके अंदर. और कुछ गुड्स के सेल पे भी है, तो सेल या लीज या लाइसेंसेस उस पर टीसीएस आता है. वो 206C में अपन पढ़ेंगे डिटेल में, माइनिंग राइट्स और उस पर, या पार्किंग राइट्स भी अगर मैंने आपको दिए, पार्किंग होता है ना वो गाड़ियों का पार्किंग, तो पार्किंग राइट्स अगर मैंने आपको दिया. टोल बूथ होते, टोल कलेक्शन, उसमें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है फॉर कलेक्टिंग टोल, तो उसमें जो पैसा लेती है गवर्नमेंट, उसके अंदर टीसीएस भी होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. तो वो सब अपन पढ़ेंगे वहाँ. तो खैर यहाँ पे लिखा है कि जो सेलर है, सेलर विल कलेक्ट दी, या जो लेसॉर है वो कलेक्ट करेगा टीसीएस बायर का या लाइसेंसी का या लेसी का. तो ये जो लोग हैं इन्होंने अपना पैन नंबर मुझे देना है, और नहीं देंगे तो मैं हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट करूंगा. ये भी अपन पढ़ेंगे वहां टीसीएस के चैप्टर में. और फिर उसके बाद वही है कि जो नंबर आपने मेरे को दिया वो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बाद में लिखूंगा, सर्टिफिकेट्स के अंदर, रिटर्न्स के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर मेरे को लिखना है. और आखिरी में एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पैन मीन्स द नंबर which the assessing officer may allot to any person for purpose of identification. तो ये उसका काम है, purpose of identification, and includes PAN allotted under the new series. तो ठीक है. And PAN under new series means PAN having 10 alphanumeric characters. 10 characters का बनता है PAN नंबर. फिर उसके नीचे देखो रूल 114B दिया है, इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार पढ़ के रखने का. Every person shall quote his PAN in all documents pertaining to transactions specified in table below. इन लोगों को एक तो इनडायरेक्टली पैन नंबर लेना भी है और कोड भी करना है फॉर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस. तो ये रूल है 114B. क्या कहता है देखो, अब इसमें बहुत सारे हैं, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा नहीं क्योंकि पढ़ने के है बेसिकली कौन से सिचुएशन में आपको अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करने का है. तो पहला है सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल्स. आप कोई भी कार खरीदने जाओगे या कोई भी इवन टू व्हीलर खरीदने जाओगे तो आपको अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करने का. मीन्स फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन पैन, इफ यू डोंट हैव अ पैन गो एंड ऑब्टेन अ पैन, लेके आओ और फिर उसको डिस्क्लोज करो. अच्छा, यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है वो वैल्यू लिखा है कि कितने वैल्यू होने पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखा है ऑल, यानी आप 10,000 की व्हीकल खरीदो या 20,000 की खरीदो या 10 लाख की खरीदो, आपको अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करना ही करना है, ऑल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. लेकिन इसमें टू व्हीलर्स जो है वो एक्सेप्शन में है, तो नीचे दिया है अदर देन टू व्हील व्हीकल्स. तो आप लोग जो टू व्हीलर खरीदते हो, होंडा और कौन सी आती है, कावासाकी वगैरह, उस पर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. मतलब कि ये 4 व्हीलर्स के लिए फिलहाल लागू है, ट्रक, बस, 4 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, वो सब के लिए.
फिर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट and basic saving bank deposit account with a banking company or a cooperative bank to which the banking regulation act so and so applies. All such transactions account opening के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन दो एक्सेप्शन है, एक टाइम डिपॉजिट एंड बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट. अब ये टाइम डिपॉजिट जो है वो नीचे कवर्ड है सीरियल नंबर 12 में, उसमें एक लिमिट है, अगर उस लिमिट के ऊपर आपने किया टाइम डिपॉजिट है एफडी, एफडी लिख दो, फिक्स डिपॉजिट. एफडी में एक लिमिट है, उसके नीचे करोगे तो जरूरत नहीं है, उसके ऊपर गया तो जरूरत है, फिर आपको पैन नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा. Then making application to any banking company or cooperative bank to which the banking regulation applies so and so, or to any other company or institution for issue of credit or debit card. तो अंडरलाइन करो क्रेडिट और डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको लेना है चाहे बैंक से या कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस से लेना है, कहीं से भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो आपको पैन नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जरूरी है, ऑल ट्रांजैक्शंस. देन ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन एक्सेट्रा. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक एक वर्ड इसके याद रखने का, बाकी सब डिटेल भूल जाना. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अपने को पैन नंबर लगेगा. इन्वेस्टमेंट चाहे हम कितना भी करें, 1 लाख करें, 50 लाख करें, डीमैट अकाउंट खोलना है, पैन नंबर जरूरी है. Then payment to a hotel or restaurant against a bill or bills at one time. Payment in cash of an amount exceeding 50,000. कैश को अंडरलाइन करो और 50,000 को अंडरलाइन करो. होटल में गए रहने के लिए, 5 स्टार होटल में गए और कैश लेके गए गड्डी, तो वो कैश अगर तुमने पेमेंट किया, लेकिन बिल कितना हुआ था 20,000, 30,000, 40,000, कैश दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 50,000 से ऊपर अगर जा रहा है और आप कैश में पेमेंट करने वाले हैं तो वो आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा. ठीक है. या इवन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 60,000 रुपए का खाना खाया, गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, 60,000 का खाना खाया. क्या खाया मत पूछो, 60,000 का खाना खाया, तो फिर सॉरी देखो इसमें वन टाइम भी लिखा है, यानी एक बार में खाना खाया, यानी जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो सिंगल पेमेंट है और 50,000 रुपए से ऊपर और कैश है, यू हैव टू डिस्क्लोज योर पैन. दे तो सकते हो कैश, लेकिन पैन नंबर लगेगा. और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से दिया तो फिर पैन नंबर की जरूरत नहीं है. चेक से दिया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से दिया तो पैन नंबर नहीं देने का. कैश में दोगे 50,000 से ऊपर, पैन नंबर हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. Then payment in connection with travel to any foreign country or payment for purchase of any foreign currency at one time. यूरोप घूमने जा रहे हैं आप, एक ट्रैवल एजेंट के पास गए, उसको बोला कि मेरा बुकिंग कर दो, अमाउंट कितना हुआ 2.5 लाख, आपने कैश निकाला दिया, तो वो आपसे क्या लेगा, पैन. यहां भी देखो कैश एक्सीडिंग 50,000, फॉरेन ट्रैवल या परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर एनी पर्पस. Then payment to a mutual fund for purchase of units, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000. तो यहाँ देखो, यहाँ कैश नहीं लिखा, चाहे आप चेक से दो या कैश में दो, 50,000 से ऊपर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लगेगा पैन. Then payment to a company or institution for acquiring debentures or bonds, 50,000. कैश चेक जो भी दो, पैन लगेगा. Investment in bonds and debentures. So investment in mutual funds, investment in bonds and debentures. Then payment to RBI for acquiring bonds issued by it. RBI bonds, उस पे भी 50,000. Then deposits with banking company or cooperative bank to which banking regulation applies. And post office, cash deposits exceeding 50,000 during any one day. एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे. एक दिन में अगर आप कैश डिपॉजिट करने गए अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश, हाँ कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, एक दिन में 50,000 से ऊपर पैन नंबर देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव योर पैन, अनलेस इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन पैन टू दैट बैंक देन फाइन, अदरवाइज यू हैव टू गिव योर पैन.
सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी, अब पोस्ट ऑफिस में कितना, एग्रीगेटिंग टू मोर देन 2,50,000 ड्यूरिंग द पीरियड 9th November 16 to 30th December 16। ये 9 दिसंबर टू 30 दिसंबर में उन्होंने 9 नवंबर से 30 दिसंबर में 2.5 लाख रुपए रखा था। ये क्या था, डीमोनेटाइजेशन पीरियड, डीमोन पीरियड जो था ओरिजिनली, उसके लिए उन्होंने 2.5 लाख की लिमिट रखी थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में पुराना कैश सब जमा करना था, तो उसमें 2.5 लाख का लिमिट था। लेकिन अब रेगुलर कोर्स में 50,000 का लिमिट रहेगा। देन परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट or pay orders or bankers checks from banking company or a cooperative bank, payment in cash for an amount exceeding 50,000 during one day। तो बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले अपन, किसी को पेमेंट करना है, बैंक ड्राफ्ट बनाने गए, कैश लेके गए, बैंक में डिपॉजिट किया कि भाई हमको बैंक डीडी बना के दो, तो 50,000 रुपए से अगर ऊपर अपन निकालेंगे तो अपने को लगेगा पैन, और कैश अगर चेक से दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, कैश दोगे 50 से ऊपर तो अपने को लगेगा पैन। फिर आया टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, बैंक में एफडी रखना है, ठीक है, तो उसमें देखो अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 lakhs ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक बार में 50,000 रुपए से ऊपर एफडी रखे रहे, या साल भर में 5 लाख से ऊपर हो रहा है, एक बार में 50,000 या साल में 5 लाख, ठीक है, तो अपने को देना पड़ेगा पैन नंबर। विद होम, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनीज या एनबीएफसी, किसी के भी पास अपन रख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। एक बार पढ़ के रखने का, ठीक है। Then one of payment for one or more prepaid payment instruments as defined in the policy guidelines for issue and operation of prepaid payment instruments issued by RBI to a banking company or cooperative bank, so payment in cash or by way of a bank DD, pay order or banker's check of an amount aggregating to more than 50,000 in a financial year। एक साल में 50,000 रुपए से अगर ऊपर है तो फिर आपको या तो कैश या इवन बैंक डीडी से आप दोगे तो आपको लेना पड़ेगा पैन नंबर और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन पेमेंट फॉर पेमेंट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये फिर काम का है। देखो LIC अपन पॉलिसी निकालते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में अपने को इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना है, तो कितना, एग्रीगेटिंग टू मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर अपन टुकड़ों में भी अगर प्रीमियम भरते हैं, हर महीने प्रीमियम भरते हैं, साल में 4 बार क्वार्टरली पेमेंट है, मंथली पेमेंट, ईयरली पेमेंट अलग अलग होते हैं, एग्रीगेटिंग 50,000 रुपए से ऊपर अगर हुआ साल में तो अपने को पैन नंबर डिस्क्लोज करना है। किसको डिस्क्लोज करेंगे, LIC को। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, 1 लाख रुपए के ऊपर के सेल या परचेज करना है सिक्योरिटी का तो अपने को पैन नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको करेंगे, ब्रोकर को। फिर ब्रोकर उसको एंटर करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर उसके। देन सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो अपन डायरेक्ट आगे पीछे परचेज करते हैं तो उसमें भी 1 लाख पर ट्रांजैक्शन। दिस विल नॉट गो थ्रू द ब्रोकर, सिस्टम में एंटर नहीं होगा वहां, लेकिन जब भी हम आपस में परचेज सेल करेंगे तो अपने को पैन नंबर लेना है। देन सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakh rupees or valued by stamp valuation authority referred to under 50C of amount exceeding 10 lakh, यानी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प वैल्यू, एक्चुअल और स्टैम्प वैल्यू एक्सीडिंग 10 lakhs। यानी अगर एक्चुअल कम भी है लेकिन स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है तो भी डिस्क्लोज करना है, या एक्चुअल ज्यादा है तो भी डिस्क्लोज करना है। किसको, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रहता है तो जो रजिस्ट्रार होता है ना, रजिस्ट्रार के पास पैन नंबर का कॉपी लगाना पड़ता है। एंड सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज
of any nature other than those specified in 1 to 17 above, amount exceeding 2 lakh rupees per transaction. 2 लाख रुपए के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो सेल और परचेज में, जहां पे ये लेटेस्ट है 2017 में ऐड हुआ था, तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन, मैं जाके टीवी खरीद रहा हूं, अगर 2 लाख रुपए का ऊपर अगर का टीवी है, सोनी का टीवी आजकल बहुत महंगे आते हैं, है ना, फ्लैट स्क्रीन, बिग स्क्रीन, तो 2 लाख रुपए का ऊपर टीवी खरीद रहा हूं तो मेरे को जाके पैन नंबर देना पड़ेगा, आई हैव टू गिव अ पैन कॉपी। 2 लाख रुपए से ऊपर कोई भी चीज, अगर मैं आपसे फीस भी 2 लाख रुपए से ऊपर लूं, समझ लो, तो आपको मेरे को पैन नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस, एनी गुड्स एनी सर्विस अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 17, तो ऊपर के 17 हो गए। अब 18 क्या है, जनरल है, ये जनरल कैटेगरी है, और यहां लिखा है कि एनीथिंग विच इज अदर देन द अबव 17 यू हैव टू डिस्क्लोज पैन, अगर अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर है। चाहे वो चेक से हो, चाहे डीडी से हो, चाहे कैश में हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो, 2 लाख से ऊपर है, पैन नंबर हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। फिर नीचे लिखता है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन इज अ माइनर who does not have income chargeable to tax, he shall quote the PAN of his father or mother or guardian. फादर, मदर या गार्डियन का पैन नंबर डिस्क्लोज कर सकता है माइनर। जैसा माइनर, आप पढ़ाई करने गए कोई कॉलेज में, आपको फीस भरना है, कितनी फीस है, 2 लाख के ऊपर, तो आपको पैन नंबर लगेगा। किसका पैन नंबर दोगे, फादर, मदर और गार्डियन, एज द केस में भी। Then provided further that any person who does not have PAN and who enters into any transaction specified in this rule, तो देखो अभी एक्सेप्शन कि आपके पास पैन नहीं है लेकिन आपको करना है, जैसे आप पढ़ाई करने गए, 2 लाख के ऊपर की फीस कॉलेज को भरना है, बट यू डोंट हैव पैन, तो बोलेंगे फादर मदर का लाओ, तुम बोलेंगे फादर मदर का भी नहीं है, या फादर मदर मान लो कि है ही नहीं किसी के, तो फिर उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है फॉर्म 60 के अंदर। क्या डिक्लेरेशन, तो वहां लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन ईदर इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर। ये सब तो छोड़ दो, बस आप याद रखो फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा that I don't have PAN, and why I don't have PAN, because my income has never exceeded the basic exemption limit, hence I don't have PAN। ऐसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। Provided also that the provisions of this rule shall not apply to the following class of persons, shall not apply in exceptions। तो exceptions क्या क्या है देखो, to the following class of persons, the central government, state government and काउंसिलर ऑफिसर्स, यानी फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो इंडिया में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो खर्चे करता है तो उसको पैन नंबर लगेगा क्या, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, बिकॉज दे आर एग्जाम्प्ट पीपल, एंड फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन इंडिया, उनको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, नॉन रेसिडेंट्स referred to in section 230 of the act in respect of transactions other than transactions referred to in serial number so and so so and so so and so, यानी ये जो सीरियल नंबर दिए हैं इसमें पैन जरूरी है इवन फॉर नॉन रेसिडेंट्स, लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो है, जैसे 3 देखो इसमें नहीं है, तो 3 के केस में नॉन रेसिडेंट को पैन नंबर की जरूरत नहीं है। 3 फिर 6, तो जो यहां नंबर नहीं दिख रहे आपको उसमें उनको एक्सेप्शन है, नॉन रेसिडेंट्स को एक्सेप्शन है, that they do not have to disclose their PAN। Then provided also that person who has an account other than the time deposit or basic saving account maintained with a banking company or cooperative bank to which the Banking Regulation Act applies, so and so so and so, and has not quoted PAN or furnished form in 60, यानी पैन भी नहीं दिया और फॉर्म 60 भी नहीं दिया ऑल्टरनेटिवली, तो फिर क्या होगा, at the time of opening such account or subsequently he shall furnish his PAN or 60 form as the case may be to the person specified in clause 114C1C
ऑन और बिफोर 30 जून 2017। ये पुराने लोगों के लिए है जिनके पास सालों पुराने अकाउंट है। तो जब उन्होंने अकाउंट खोले थे तब पैन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उन्होंने पैन नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ बीच में कि सबको पैन देना पड़ेगा, ऑल पुराने एसएससीज, ओल्ड बैंक कस्टमर्स ऑल्सो हैव टू गिव देयर पैन बाय 30th of June 2017। तो फिर लोगों ने दिए ले जा करके। और एक्सप्लेनेशन में 2 पॉइंट है कि पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल इंक्लूड्स पेमेंट टुवर्ड्स फेयर, यानी टिकट का कॉस्ट एयरलाइंस का, और टू अ ट्रैवल एजेंट और अ टूर ऑपरेटर और टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर, तो ये सब भी उसमें आएंगे। एंड ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर इंक्लूड्स अ पर्सन हु मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर एयर सरफेस। वो तो सबको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं। जो अरेंजमेंट करके अपने को देता है वो ट्रैवल एजेंट होता है, लाइक एसओटीसी, थॉमस कुक, जिनके थ्रू अपन ट्रैवल बुक करते हैं, वॉन्डरर्स, तो ये ट्रैवल एजेंट्स है। उनको जब हम पेमेंट करेंगे तो अपने को पैन नंबर डिस्क्लोज करना है। लिमिट अपन ने देखा, तो वो पैन नंबर था 139A। अब 139AA भी एक इंसर्ट हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग ऑफ योर आधार नंबर विथ योर पैन नंबर। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि नहीं, पैन नंबर से अब काफी नहीं, अपना हमको आधार नंबर भी चाहिए तुम्हारा। मर गया रे, कितने नंबर लेंगे और कितने नंबर देंगे, गॉड ओनली नोज। एक दिन क्या है, सब नंबर के मारे अपन खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद भी साला मारेंगे, मुर्दे का नंबर क्या है, पैन नंबर क्या था मुर्दे का, वो बताओ, क्या भरोसा, कल ऐसे भी लॉस आ जाएंगे। हॉस्पिटल में आदमी भर्ती हुआ, उसका आधार नंबर दो, मर गया आधार नंबर दो, और आधार नंबर नहीं है तो मुर्दे को मुर्दा नहीं मानेंगे, बोल रहे नहीं नहीं ये इसको नहीं मानते, इसको दफना नहीं सकते जब तक इसका आधार नंबर नहीं लोगे। गॉड नोस क्या होने वाला है, लेट्स सी। So 139AA says that every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall on or after 1st July 17 quote the Aadhaar number in the application form for allotment of PAN and in the return of incomes। तो अब तुम्हारे रिटर्न ऑफ इनकम में आधार नंबर भी आएगा फ्रॉम AY 1819 यानी कि PY 1718। तो 1718 का जब हम रिटर्न भरेंगे 1819 में, तो अपने को रिटर्न ऑफ इनकम में भी अपना आधार नंबर भी लिखना पड़ेगा। पैन नंबर तो लिखते ही है, साथ में आधार नंबर भी आ जाएगा। और जो नए लोग अभी पैन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, जैसे आप लोगों के पास अगर पैन नहीं है, एंड इफ यू अप्लाई टुमारो यू हैव टू गिव योर आधार नंबर फॉर ऑब्टेनिंग पैन नंबर। मेरे को एक सवाल आता है मालूम है कि इंडिया में सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा, वो मेरे को समझ में नहीं आता। लाइसेंस लेने जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, तो बोलते हैं आधार नंबर दो। आधार नंबर लेने जाओ तो बोलता है लाइसेंस दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। पासपोर्ट लेने जाएंगे तो बोलेंगे आधार नंबर दो या लाइसेंस दो। तो हर जगह पे कोई ना कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगता ही है फॉर शोइंग एड्रेस प्रूफ एंड एज प्रूफ एंड ऑल। तो साला वो पहला डॉक्यूमेंट कैसे निकालेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अब खैर मेरे पास तो सब नंबर है तो मेरे को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इंसान के लिए मैं सोचता हूँ कि ये कैसे करेंगे। यदि बैंक अकाउंट खोलना है तो बोलता है कि तुमको आधार नंबर दो, पैन नंबर दो। पैन नंबर के लिए जाओ तो बोलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस दो, विच कैन बी आधार नंबर, विच कैन बी पासपोर्ट, विच कैन बी लाइसेंस, राशन कार्ड। राशन कार्ड लेने गए तो बोलता है कि आधार नंबर लाओ, पैन नंबर लाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ। साला वो पहला डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा? है ना। और वहां पे जाओ तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर बोलता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाओ, उसमें एज प्रूफ रहता है, फिर एड्रेस लाओ। तो साला डोंट नो, टोटल कंफ्यूजन है। आप देखो सोच के कभी। खैर आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन डज नॉट पोजेस द आधार नंबर, the enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted in the application for PAN or as the case may be in the return of income। यानी अगर तुम्हारे पास आधार नंबर नहीं है तो पहले जाके अप्लाई करो उधर, फिर एप्लीकेशन आईडी एक मिलता है, एनरोलमेंट आईडी एक मिलता है टेम्पररी, तो उसको फिर कोट करो।
देन एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन, जिनका पैन ऑलरेडी है, यानी मेरे जैसे लोग जिनके पास आज से 25 साल से पैन नंबर है, उनका क्या? तो बोला है ऑन एज ऑन 1 जुलाई 17, जिनके पास ऑलरेडी पैन नंबर है, and who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed on or before the date notified by the government. तो ये गवर्नमेंट ने बीच में नोटिफाई किया था, इसको कहते हैं लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन। तो जिनके पास पैन ऑलरेडी है उनको अपना आधार नंबर अलग से लिंक करना पड़ा, तो उसकी साइट ही खोले थे गवर्नमेंट ने, उस पर जाके लिंक कर दो, सबमिट करो आधार नंबर। Provided that in case of failure to intimate the Aadhaar number, the PAN allotted to the person shall be deemed to be invalid. हमारा PAN invalid हो जाएगा अगर अपन आधार से लिंक नहीं करेंगे तो। And other provisions will apply as if you have not obtained PAN. And the provisions of this section shall not apply to such person or class of persons as the, or any state or part of any state as may be notified by the government in this behalf in the official gazette. ये exception देने का power है, पावर टू गिव एक्सेप्शंस, वो तो ठीक है, कोई काम का नहीं रहता। फिर उसके बाद सेक्शन 140 आता है, रिटर्न बाय हुम टू बी वेरीफाइड, यानी कि साइन, साइन कौन करेगा रिटर्न? बहुत सिंपल है, अगर पर्सन इंडिविजुअल है, फर्स्ट पॉइंट, तो हु विल वेरीफाई हिमसेल्फ, वो खुद वेरीफाई करेगा। जैसे फारूक हक का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? फारूक हक खुद। और सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि अगर मैं एब्सेंट हूँ फ्रॉम इंडिया, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे मैं इंडिया के बाहर हूँ, मान लो 6 महीने में स्टडी करने गया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ युगांडा में तो फिर मेरे बिहाफ में मेरा जो ड्यूली ऑथराइज पर्सन है वो साइन कर सकता है, उसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी बना के मेरे को जाना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल मेरा नहीं है, मेंटली इनकैपेसिटेटेड पर्सन है, तो फिर उसका गार्डियन या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो साइन करेगा। एंड एनी अदर रीजन, और कोई रीजन की वजह से मैं साइन नहीं कर सकता, मान लो मैं इंडिया में ही हूँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, अभी ये सब उंगलियां फ्रैक्चर हो गई, तो मैं साइन कैसे करूँगा? तो फिर ड्यूली ऑथराइज पर्सन पावर ऑफ अटर्नी के साथ। वैसे ये पुराना हो गया है सेक्शन, एक्चुअली आजकल ऑनलाइन रिटर्न है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगता है, तो डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट अ पासवर्ड, पासवर्ड लगता है। तो मैं साइन करूँ, मैं तो कहीं से भी बैठ के कर सकता ना, फॉरेन से भी बैठ के मेरा डिजिटल सिग्नेचर से मैं साइन कर सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो दिस सेक्शन इज ओल्ड वन वेयर वी यूज टू साइन फिजिकली, या फिजिकल सिग्नेचर लगता था, वहां पे ये सेक्शन था। दिस सेक्शन नीड्स अमेंडमेंट, है ना। वैसे ये मेरा साइन नहीं है, ये नकली है, तो आप लोग सर का साइन कॉपी करते हैं मुझे मालूम है सब। फिर दूसरे में कर्ता है HUF के केस में कर्ता साइन करेगा, एंड कर्ता कैन बी अ माइनर ऑल्सो, माइनर करता है तो भी चलेगा। और अगर वो एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया में या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो फिर एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कुछ नहीं है। फिर कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर को साइन करना है नॉर्मली, लेकिन अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, नो MD, या MD कैन नॉट साइन फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन देन बाय एनी अदर डायरेक्टर। अगर MD साइन नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर है या कोई भी रीजन से, तो फिर दूसरा कोई डायरेक्टर करेगा। नॉन रेसिडेंट कंपनी के केस में पर्सन होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अटर्नी, इंडिया में जो है उसका एजेंट वो साइन करेगा। देन कंपनी इन वाइंडिंग अप अगर है तो लिक्विडेटर जो होता है वो साइन करेगा। कंपनी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके रखा है वहां फॉर मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, वो साइन करेगा। एंड कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी अंडर IBC 2016 अगर है, इंसॉल्वेंसी के अंदर है, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है उसको इंसॉल्वेंट करने के लिए, प्रोसीडिंग्स को हैंडल करने के लिए, वो साइन करेगा। सिंपल। फिर फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर, और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या कैन नॉट साइन, देन एनी पार्टनर नॉट बीइंग अ माइनर, दूसरा कोई पार्टनर कर सकता है नॉट बीइंग अ माइनर।
एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड यानी जिसको एलएलपी के रेगुलेशंस के हिसाब से जिसको डेजिग्नेट किया है हमने सारे पार्टनर्स से मिलके कि आप साइन करेंगे तो वो करेगा। और अगर ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं है या जिसको किया था वो साइन नहीं कर सकता तो देन एनी अदर पार्टनर, कोई भी कर सकता है। फिर लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, जैसे मेयर होता है सिटी का, वो साइन करेगा, या जो भी उसका अथॉरिटी है लोकल अथॉरिटी का मेन हेड। पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एओपी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर और एनी मेंबर, जो भी उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है एओपी में, और एनी अदर पर्सन में कॉम्पिटेंट पर्सन, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। जैसे एक मंदिर है तो मंदिर में कौन साइन करेगा, उसका जो पुजारी है, मेन ट्रस्टी, जो ट्रस्टीज होते हैं वो साइन करेंगे। ऐसा है, बहुत सिंपल है। इसको थियोरी में 2 बार पढ़ के रखो, प्रैक्टिकली आधा तो इरेलेवेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। कोई पर्सनल वेरिफिकेशन की आजकल ज़रूरत होती ही नहीं है, एवरीथिंग इज डन बाय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी, तो ये कोई काम का नहीं है। बट थियोरी में याद रखो, एग्जाम में का क्वेश्चन आया फिल इन द ब्लैंक या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आता है इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट, सेल्फ असेसमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सेल्फ असेसमेंट यानी जो रिटर्न हम भरते हैं तो रिटर्न के पहले हमें हमारा खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है कि व्हाट इज आवर इनकम ड्यूरिंग दिस ईयर, हाउ मच इज द टैक्स पेएबल, ये अपने को पूरा असेस करके फिर अपना टैक्स ऑलरेडी कितना पे हो गया है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या रिलीफ्स वगैरह अगर अवेलेबल है तो वो सब माइनस करके फिर बैलेंस जो आता है वो अपने को भरना है, कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है इसलिए उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। फिर वो भर के फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे। सो सेल्फ असेसमेंट इज टू बी डन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। विच रिटर्न? एनी रिटर्न अंडर दिस एक्ट। जहां जहां भी ये रिटर्न्स है, बेसिकली 139 में जो हमने देखे इतने सारे रिटर्न्स, फिर 142 नोटिस का रिटर्न, 148 में रीअसेसमेंट का रिटर्न, और 153A में सर्च असेसमेंट जब होता है उसका रिटर्न। तो जो भी रिटर्न्स हम भरते हैं 139 में, 142 में, 148 एंड 153A, जिसमें ये तीनों सेक्शंस बाद में पढ़ेंगे, तो तब हमें खुद का असेसमेंट पहले करना जरूरी है। तो देखो लिखा है, वेयर एनी टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न, यानी रिटर्न में जो हमने इनकम कंप्यूट किया, required to be furnished under these sections after taking into account the amount of tax if any already paid। तो already paid में क्या आता है? advance tax, then tax deducted or collected at source, TDS, TCS जो अपना already collect हो गया है, advance tax जो अपन already pay कर चुके हैं, then relief under 1990 and 91 यानी foreign tax जो अपन पे कर चुके हैं जिसका relief हमको available है, then MAT credit under 115 JAA और JD, तो इसको MAT credit कहते हैं, कंपनीज को मिलता है, या AMT alternate minimum tax credit। The assessee shall be liable to pay such tax together with interest and fee under 234A, B, C and F before furnishing the return, and the return shall be accompanied by proof of payment of such tax, interest and fee। 234 ABC इंटरेस्ट है, 234 F फी है, F फॉर फी, सिंपल है याद रखना। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न में फी भरना पड़ता है 234 F वाला। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वेयर द अमाउंट पेड बाय द असेसी अंडर दिस सबसेक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी एज अफोरसेड, यानी एक्चुअल में तुमको जो पे करना है वो ज्यादा करना है लेकिन तुमने कम किया, तो फिर क्या करेंगे, जो अमाउंट पे किया उसको पहले का एडजस्ट करेंगे, पहले टैक्स मानेंगे कि पहले इंटरेस्ट एंड फी मानेंगे। तो वहां लिखा है कि पहले इंटरेस्ट एंड फी मानेंगे, तो जो इंटरेस्ट और फी पेएबल है उसको पहले एडजस्ट करेंगे, और जो बच जाएगा वो बचेगा टैक्स, यानी टैक्स का पेमेंट कम किया ऐसा मानेंगे। ये इसलिए ताकि उस पर आगे इंटरेस्ट और लगता रहे, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता। याद रखो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं है, यानी मेरे को टैक्स 40,000 का भरना था और 20,000 का इंटरेस्ट भरना था, इन टोटल 60, अब मैंने भरा है सिर्फ 30,000,
30,000 भरा है, तो मैं क्या बोलूंगा एज एन एसएससी कि मैंने टैक्स भर दिया है, जो इंटरेस्ट है मैं बाद में भरूंगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे आगे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। तो मैं तो ये बोलूंगा ना, मैंने जो भर दिया वो टैक्स है, ताकि वह इंटरेस्ट का मीटर बंद हो जाए, और जो इंटरेस्ट है वो बाकी है मैं बाद में भरूंगा। गवर्नमेंट कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तुमने जो पेमेंट किया वो पहले इंटरेस्ट में एडजस्ट कर देंगे, ताकि जो शॉर्टफॉल हो वो टैक्स का शॉर्टफॉल हो, ताकि उस पे आगे इंटरेस्ट लगता रहे। आया समझ में? इसलिए ऐसा लिखा है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी टुवर्ड्स फी, देन इंटरेस्ट, तो पहले फी वो एफ वाला लेट फी, फिर इंटरेस्ट, एंड बैलेंस इफ एनी शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स टैक्स। तो प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ कैसे रहेगा? फी, फिर इंटरेस्ट एंड देन टैक्स, ताकि जो बैलेंस बचे वो टैक्स का बचे, ताकि आगे इंटरेस्ट लगता रहे। फिर उसके आगे जो 1A और 1B दिया है, ये यहाँ मत पढ़ो, ये 234AB जब अपन देखेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे ये एडजस्ट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। और 2 फिर सिंपल है, 2 में लिखा है कि अगर रेगुलर असेसमेंट होता है आपका बाद में स्क्रूटनी असेसमेंट, तो जो टैक्स आपने यहाँ भरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली जो टैक्स हमने भरा वो एडजस्ट हो जाएगा, उसको ऐसे ही मानेंगे कि आपने असेसमेंट में पे किया। और लास्ट में 3 में लिखा है कि अगर आप पे नहीं करते हो, आपने रिटर्न भरा, रिटर्न में दिखा है टैक्स पेएबल और टैक्स भरा नहीं, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। तुम्हारा लिखा है इफ एनी असेसी फेल्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ सच टैक्स और इंटरेस्ट और फी, ही शैल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। यानी आपने रिटर्न में दिखाया, क्या दिखाया? टैक्स पेएबल 3 लाख, पेएबल यानी भरने का है, इंटरेस्ट पेएबल 120 एंड फी पेएबल, लेट फाइलिंग फी 10,000, ऐसे बताया लेकिन पे नहीं किया, तो आपको क्या माना जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी इन डिफॉल्ट मानने से क्या होता है कि नाउ गवर्नमेंट कैन स्टार्ट, यू आर असेसी इन डिफॉल्ट AID। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट कैन स्टार्ट द रिकवरी प्रोसीजर। गवर्नमेंट का जो रिकवरी प्रोसीजर होता है उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे राइट्स है आपकी प्रॉपर्टी को बेचने का वगैरह वगैरह, तो वो राइट्स फिर गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट विद द रिकवरी प्रोसीजर। So they can sell off your business, they can sell off your assets, they can sell off your house, everything to recover the tax. तो उसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि असेसी को पहले असेसी इन डिफॉल्ट माना जाए। तो इसे यहाँ लिखा है कि इफ यू फेल टू पे दिस टैक्स एज शोन इन द रिटर्न, देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट।